चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो चलिए जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? 77 का। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, नई दिल्ली में है। बिल्कुल सही है। याद रखिए आपके नई दिल्ली में है, नोट करिएगा, नई दिल्ली में है। ठीक है। और ये कैसी एक वैधानिक संस्था है? कैसी है? एक वैधानिक संस्था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे क्वेश्चन अगला पूछा गया है। चलिए कह रहा आपसे कि कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, फिर भी इसका कोंकण रेलवे कारपोरेशन में पूंजीगत हिस्सा है, उस राज्य का नाम बताना है। तो चलिए बताइएगा कि जो कोंकण रेलवे है एक राज्य से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन फिर भी इसका कोंकण रेलवे कारपोरेशन में क्या है? हिस्सा है। ये कौन सा है? तो आपका केरल। याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर ये नंबर केरल तक, अर्थात जो कोंकण कौन सा है तो हम आपको बता देते हैं। ये जो आपका एरिया है गुजरात से लेके यहाँ पर कर्नाटक तक आपका क्या है? कोंकण तट है ना? कोंकण तट है, मतलब आपके कर्नाटक में मंगलौर, महाराष्ट्र में मुंबई होते हुए गोवा पश्चिमी घाट में जाती है, लेकिन ये केरल में नहीं जाती है। फिर भी इसका जो पूंजीगत हिस्सा है वो केरल का भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आ गया है कि विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। ये थे आपके जीवी रामकृष्णा। कौन थे? जीवी रामकृष्णा थे। याद रखिएगा कि आपके 23 अगस्त, कब? 23 अगस्त आपके 1996 को यहाँ पर श्री जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। कब? तो आपके 1996 को। तो डेट भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, थोड़ा दूसरा कर दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेस्ट मैनेजमेंट, अर्थात इसका नाम हो गया है DIPAM, ये कर दिया गया वर्तमान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि दिया गया पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? ठीक है। तो परेशान मत होइए, दो चार क्वेश्चन आपके कठिन है, तो दो चार क्वेश्चन कठिन के चक्कर में ये मत सोचो कि हम क्लास को ना देखें। ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो में हमने बताया है कि लास्ट में कुछ ऐसे भी ऐड किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ले लिया है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 80 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये 2003 में, कब? 2003 में की गई थी। याद रखिएगा इसका उद्देश्य होता है पेंशन फंड को स्थापित करना, विकसित करना और नियंत्रित करना। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए एक मिनट। अरे हम क्लास ले रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। चलिए कोई आ गया था ना, दरवाजा खटखटाने लगा था, इसलिए जाना पड़ा दरवाजा खोलने। चलिए बताइएगा, कह रहा भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था? चलिए बताइएगा कि भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है ये बनाया किसने था? 81 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 81 में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा श्री उदय कुमार। कौन थे भाई? याद रखिएगा, उर्जित पटेल मत लगाइएगा, ये आपके श्री उदय कुमार है। ठीक है, श्री उदय कुमार है। ये IIT बॉम्बे के है ना, यहाँ पर कह सकते हैं IIT बॉम्बे से हैं है ना, और इन्होंने ही प्रतीक चिन्ह आपको बनाया था। ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को तीव्रता प्रदान करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना कब शुरू की गई? चलिए बताइएगा, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को तीव्रता प्रदान करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना कब शुरू की गई थी? 82 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 2008। क्या हो जाएगा? 2008 आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग सही देने वाले हैं जवाब। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? 83 नंबर में। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये नंबर 2004 में। याद रखिएगा कि कब की गई? तो आपके 2004 में किसान कॉल सेंटर की स्थापना की, मतलब कह सकते हैं आरंभ किया गया, मतलब लगभग देखा जाए सभी राज्यों में शुरू कर दिया गया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? बताइएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत की गई थी वो किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो देखो यहाँ पर सबसे डेट पहले याद होना चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये आपके 1998 में, कब? 1998 में शुरू की गई थी। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे आपके कौन? आपके यशवंत सिन्हा। कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा, यशवंत सिन्हा के समय। कब? तो आपके 1998 में आपकी शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से यहाँ पर कह सकते हैं कि जो किसान है उनको आसानी से सुलभ बन सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो आपके केसी धारक आपके यहाँ पर हैं, जो कि आप देख सकते हैं ATM की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है। ठीक है। इस प्रकार के ATM भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई?
चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिएगा यहां पर जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये 7वीं थी। कौन सी? तो याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में थी, जो कि आपके 1985 से 90 में पहली बार क्या हुआ कि दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए इन्होंने उदारीकरण को प्राथमिकता दी थी। इसमें रोजगार सृजन किया और उत्पादन वृद्धि पर बल दिया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहां पर, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? चलिए यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिए ये जो आपका है कौन, तो आपका योजना आयोग, इसी के स्थान पर बदलकर यहां पर नीति आयोग कर दिया गया है। तो नोट करिएगा कि नीति आयोग का एक नाम ये भी है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये नीति आयोग का ही नाम है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, याद रखिएगा, है ना। और ये जो योजना आयोग है इसकी स्थापना ये आपकी 1950 में की गई थी, लेकिन जो नीति आयोग है इसकी 2015 में की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, जो कभी कभी आपको कंफ्यूज कर दे तो कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किसे कहते हैं? नीति आयोग को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है रेग्जिट क्या है, REXIT क्या है, यहां पर बताना है 87 नंबर में। REXIT क्या है, यहां पर जवाब देना है 87 नंबर में। और 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा, रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना। हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था, यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन था। हमने बताया था ये शब्द प्रयोग हुआ है जब रघुराम राजन ने RBI गवर्नर से हटे थे, इसके लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के देखा जाए, जो रघुराम राजन है भारतीय रिजर्व बैंक में दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर देने से इन्हें ऐसा शब्द प्रयोग किया था। इन्होंने कहा था कि अब हम कार्य नहीं करेंगे, अतः दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर दिया है। ये शब्द उसी के लिए प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कि झुंगी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2011 में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो चलिए, झुंगी बस्ती जो आपके देख सकते हैं, लोग झुंगी बस्ती में रहते हैं, है ना, इसके लिए कह सकते हैं एक योजना चलाई गई 2011 में। और ये योजना आपकी थी कौन सी? तो आपकी राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ये थी राजीव आवास योजना थी, जिससे झुंगी जो बस्तियां हैं उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि मकान वगैरह मुहैया कराया जाए, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? 89 का जवाब देना है। तो देखिएगा ये आपका कह रहा है संगठित कामगारों के लिए है या असंगठित? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि या असंगठित कामगारों हेतु है। किसके लिए है? तो असंगठित कामगारों हेतु है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिए इसमें पंजीकरण की जो आयु है वो 18 से 40, कितनी? 18 से 40 वर्ष तक आपकी है। याद रखिएगा इसमें केंद्र सरकार का 50% और राज्य सरकार का 50% हिस्सेदारी है इसमें से। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, असंगठित कामगारों के लिए ये आपका है योजना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ये भी क्वेश्चन आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, हमने बता दिया जितने भी क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, है ना। चलिए, कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं ना, तो थोड़ा चटनी लगा के मिला के खा लीजिए, मजा आने लगेगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो तुम्हें मजा नहीं आ रहा है ना। मजा लेना है तो दूसरी जगह आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मजा के लिए पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जाता है। इसलिए रात दिन मेहनत करते हैं और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं और क्लासें कराते हैं। मजा लेना होता है तो 10 क्वेश्चन लेके उसी में मजा मिलता रहेगा आपको, ठीक है। ये मजा की वाली क्लास नहीं है, यहाँ पर मजा नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको वही चीज मिलता है जो एग्जाम की दृष्टि से होता है, ठीक है। चलिए बताइएगा GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पर 90 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 90 का ऑप्शन देना है। याद रखिए 33 होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर 33 होते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। 33 होते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछे कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 101, कौन सा? 101 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और याद रखिए कौन सा आपका यहाँ पर कह सकते हैं अनुच्छेद था, तो 279 का ए में जोड़ा गया था, है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा। क्लियर है इतना सभी पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मतलब अगर हम अपना गला फाड़ते रहें तेज तेज से, अगर गला फाड़ दें तो लोगों को बड़ा मजा आएगा, लगेगा कि हाँ कि आज मजा आ रहा है। लेकिन अगर हम आराम से पढ़ा दें तो लगेगा कि आज मजा नहीं आ रहा है। चलिए बताइए, यहाँ पर दिया राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? चलिए बताइए कि राष्ट्रीय आय जो किससे निर्मित होती है, बताइएगा राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? 91 का जवाब देना है। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया कौन सा? डी नंबर, उत्पादक गतिविधि द्वारा। किससे? उत्पादक गतिविधि द्वारा। अब यहाँ पर उत्पादक शब्द क्या है? तो राष्ट्रीय आय किसी देश की वास्तविक आय होता है, वो भाग होती है जिसमें क्या होता है? विदेशी, क्या होता है? विदेशियों में कमाई की गई जो आय होती है वो मौद्रिक मूल्य से मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा उत्पादक गतिविधि द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से
एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो चलिए बताइएगा ये राष्ट्रीय आय का जो आकलन करते हैं वो किन किन माध्यम से करते हैं और किस माध्यम से नहीं करते हैं। तो देखिएगा राष्ट्रीय आय के आकलन में पहला पॉइंट जो दिया गया है सभी प्रकार की बचत का योग होता है। तो याद रखिए पहला पॉइंट ही आपका गलत हो गया है, सभी प्रकार की बचत का योग इसमें से शामिल नहीं होगा। वहीं पर जो सभी व्यय का योग है, ठीक है, सभी व्यय का योग आपका है और इसका दिया गया सभी प्रकार के आय का योग होता है और सभी प्रकार के निर्गतों का जो आपका योग होता है इनसे आपका होता है, लेकिन सभी प्रकार के बचत से ये आपका नहीं होता है। ठीक है ना, बचत को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नोट करिएगा कि बचत को हम लोग शामिल नहीं करते हैं आपके राष्ट्रीय आय में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रधान जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था। तो चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया है उज्ज्वला योजना, है ना। एक अभी योजना आई थी उजाला योजना, लेकिन ये कौन सी है, उज्ज्वला योजना है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो चलिए जवाब देना है यहाँ पर 93 का ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए 93 का ऑप्शन काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर बी नंबर, मतलब यहाँ पर बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन आपको देना है, ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नोट रहेगा इतना पॉइंट तो आपको याद है। अगर पूछ ले कि कब स्टार्टिंग की गई थी तो 1 मई को, याद रखिएगा 1 मई को, और 1 मई को यहाँ पर 2016, कब 1 मई 2016 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत में माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी की दरों का फैसला कौन करता है। जो जीएसटी की दरें होती हैं 5%, 8%, 18%, 28%, ये जो आपकी हैं इनकी दरों का जो फैसला करता है वो कौन करता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया है, तो चलिए जवाब देना है। यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा सही इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए तो देखिएगा, यहाँ पर आपका पॉइंट दिया गया है पहला, कह रहा आपसे यहाँ पर देखो, पहला दिया गया है केंद्र, फिर दिया गया है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग और भी जीएसटी परिषद दिया गया है। तो कौन सा बनेगा, यहाँ पर बनेगा बी नंबर, मतलब कह सकते हैं जो जीएसटी परिषद है, कौन, जो जीएसटी परिषद है ये करती है इनके दरों का फैसला, कौन, जीएसटी परिषद करती है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी परिषद करते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी लागू की गई कब, तो 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। तो हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ऑप्शन लिखा है भैया, ये जो आर है ना, आर जो आपका लिखा है वो बी वाले में लिखा है, तो इसलिए इसका जो सही होगा कौन वाला, ये बी वाला सही होगा। बी वाला क्या लिखा है, आर, और आर क्या लिखा है, तो आपको ये लिखा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है। गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है 95 नंबर में। तो याद रखिए, ये एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकता है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन ए नंबर है कि एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से क्या करता है, रोकता है। हमने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि जो आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसमें से अगर वो 18 रुपए सरकार ने तय कर दिया है कि 18 रुपए कुंटल होगा, तो क्या होगा, इससे नीचे आपका रेट नहीं आएगा। ना ही कोई प्राइवेट वाले जो आपके होते हैं फरियादी, वो भी इससे कम आपके नहीं लेंगे। वो लेंगे, अगर आप लोग इच्छा है तो उनको दे सकते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे मंडी में, हमारा टाइम लॉस होगा, 25 पैसे की तो बात है, तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर जो 18 फिक्स होता है वो फिक्स होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपको हो जाएगा कि एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकता है जो समर्थन मूल्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कृषि विपणन सुधार हेतु नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कब लागू किया गया। तो चलिए बताइएगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो शुरू किया गया ये कब शुरू किया गया। तो चलिए आंसर आपको दिख ही गया है, तो यहाँ पर आंसर को देख लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 14 अप्रैल 2016 को। कब, तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2016 को इसकी मतलब कह सकते हैं शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो अम्बेडकर जी हैं, कौन, अम्बेडकर जी आपके थे, अम्बेडकर जी, उनकी 125वीं, क्या, उनकी 125वीं जन्मतिथि पर ये लागू भी किया गया था। तो ये डेट आपको याद होगा 14 अप्रैल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है। पहला पॉइंट दिया गया है मिनी रत्न। देखिए मिनी रत्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1997 में ये आपका सही है, महारत्न 2010 और नवरत्न आपकी 1990। अच्छा, लेकिन ये 1990 वाला है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि ये आपके 1997 था। क्या, ये 1997 से इनको आपकी अवधारणा प्रारंभ हुई है। इसमें से ऑप्शन क्या, सी नंबर ये आपका गलत दिया है, यहाँ पर होना चाहिए 1997 होना चाहिए था। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। चलिए जवाब देने हैं कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। पहले आपकी महारत्न कंपनियां 7 हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं, तो आपकी 10 हो चुकी हैं। नोट करिएगा, वर्तमान में कितनी हो गई हैं, तो आपकी 10 हो चुकी हैं। ठीक है ना, पहले आपकी 9, पहले आपकी 7 थी, अब कितनी हो गई हैं, तो आपकी 10 हो चुकी
याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया भारत सरकार ने किस वर्ष 500 एवं 1000 रुपए के करेंसी नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था। चलिए 99 का जवाब देना है कि 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए की करेंसी नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया। यहाँ पर जो जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई 99 का जवाब दे रहे हैं काफी लोग, तो चलिए हम आपके ऑप्शन को सही करते हैं। यहाँ पर जवाब आ रहा है 2016। चलिए भाई 2016 का अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल जवाब सही है आपके 8 नवंबर को, है ना, याद होगा कि आपके 8 नवंबर 2016 को यहाँ पर कैसे एक 500 रुपए और 1000 की करेंसी नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, तो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन कि श्रमेव जयते योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए बताइएगा, चलिए बताना है श्रमेव जयते योजना जो प्रारंभ की गई ये कब प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 2014 में। कब की गई, तो आपके 2014 में श्रमेव जयते योजना प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। कुल मिला के इसके तहत क्या होगा कि 5 बड़ी पहल की गई थी, जिसमें से श्रम सुविधा पोर्टल और आपका इंस्पेक्टर राज की समाप्ति आदि प्रकार की इसमें शामिल थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आ गया है, केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य तय किया है, अर्थात किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। इन्होंने तय किया है, होगी या नहीं होगी, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं कि हो पा रही है, क्योंकि किसानों की यहाँ पर बिजली इतनी महंगी हो रही है, यूरिया खाद डीएपी खाद इतनी महंगी हो रही है, लेकिन जब मार्केट मतलब जब खेत में तैयार होता है, मतलब मिर्चा का सीजन या कई का सीजन हो, जब तैयार हो जाता है तो उसके रेट बिल्कुल से ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, मतलब उसकी मार्केट में कोई पूछता नहीं है। आज हम देखते हैं, हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो भैया खेत में जो लोग काम करते हैं और रोते हैं जब उनका निकलता है, कह सकते हैं कि गेहूं है, गेहूं के सीजन में गेहूं मद्दा, धान के सीजन में धान सस्ता, टमाटर सस्ता, तो दुगनी कैसे हो सकती है ना। तो याद रखिए, आपको डेट याद रखना है, पढ़ने से मतलब है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा 2022, ठीक है, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर आ गया है, श्रम सुधार कानून 2020 के तहत 3 विधेयक पारित किए गए थे, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं था। तो चलिए बताना है, सही जवाब इनमें से देना है कि श्रम सुधार कानून 2020 के तहत 3 विधेयक पारित किए गए, इनमें से कौन शामिल नहीं है। 102 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, इनमें से जो पहला पॉइंट है कि सामाजिक सुरक्षा बिल, ये आपका विधेयक आपका था, श्रम सुधार विधेयक कानून 2020 के तहत। आजीविका स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता बिल भी था, औद्योगिक संबद्ध संहिता बिल भी था, लेकिन सामाजिक बीमा व कल्याण बिल इसमें से आपका शामिल नहीं था। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर इसमें से राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, नोट भी कर लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2021 के तहत श्रमिकों के बच्चों व बच्चियों को कितने रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। तो चलिए यहाँ पर 103 का ऑप्शन लॉक करना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो दिया गया है, कौन सी योजना है, यहाँ पर बाल श्रमिक विद्या योजना 2021, यहाँ पर 1200 रुपए, क्या 1000, देखो किसको दिया गया है, बच्चों को मिलेगा 1000 रुपए और बच्चियों को मिलेगा 1200 रुपए, मतलब इनको मिलेगा 1200, 100 रुपए, मतलब कह सकते हैं 1000 रुपए मिलेंगे बालकों को, 1200 मिलेंगे किन्हें, तो आपको बालिकाओं को मिलेंगे। तो ये योजना है आपकी बाल श्रमिक विद्या योजना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, लड़कियों को ऐसे भी खर्चा ज्यादा लगता होगा, इसीलिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा, दस्तक अभियान, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 104 नंबर में यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, जो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करना है। अभी आपने देखा था कि आपका ये वायरस फैल रहा था, जापानी इंसेफ्लाइटिस, है ना, इसका उन्मूलन करने के लिए यहाँ पर दस्तक अभियान यहाँ पर संबंधित है, ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ये बताइएगा, एक अभियान और था सबरी संकल्प अभियान, ये सबरी संकल्प अभियान क्या है। तो चलिए बताइए 105 नंबर में, याद रखिए ये कुपोषण दूर करने के लिए था। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर, कुपोषण दूर करने से। काफी लोग कहते हैं सर योजनाएं बताइए, जब पर्सनल योजना बताई जाती हैं तो लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखो जनगणना पढ़ा दिया, एग्रीकल्चर पढ़ाया, योजनाएं भी पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपकी बड़ी हो रही है, तो 2 क्लास देती है इकोनॉमिक्स खत्म हो जाती है। यही कारण है कि आपकी सब कुछ आपको मिल रहा होगा, है ना। तो सबरी संकल्प अभियान का जो संबंध है ये कुपोषण दूर करने से है, कुपोषण दूर करने से है, याद रखिएगा। क्लियर इतना पॉइंट।
पॉइंट 1 नवंबर 2017 को, कब 1 नवंबर 2017 को यहां सरकार द्वारा ये आपकी शुरुआत की गई थी, शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए टेस्ट क्वेश्चन के अब यहां पर देखते हैं कुछ आपके जरूरी क्वेश्चन जो कि हमने बताया था कि क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो हर वो इंपॉर्टेंट चीज आपको हम देंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। पहला पॉइंट दिया है चाय बोर्ड की स्थापना, जो कि आपकी क्वेश्चन में मिलेगा भी मिलेगा। तो चाय बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आपके कोलकाता में है, नोट करिएगा। ठीक है ना। अगला दिया है तंबाकू बोर्ड की स्थापना। तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1976 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? आंध्र प्रदेश का गुंटूर में। तो इसका क्या हो जाएगा? गुंटूर हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है कि मसाला बोर्ड की स्थापना कब की गई, इसे भी बताना है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? मसाला बोर्ड की स्थापना की गई थी 26 फरवरी 1987 को और इसका मुख्यालय कहां पर है? केरल के कोच्चि में है, याद रखिएगा। तो इनके जो बोर्ड है मुख्यालय उनको नोट करिएगा। जैसे कि अभी हमने बताया कि यहां पर चाय बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। मसाला बोर्ड का कहां है? तो केरल के कोच्चि में है। ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है कॉफी बोर्ड का मुख्यालय, और ये कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कहां पर है भाई साहब, ये बताइएगा। तो कॉफी बोर्ड का कहां पर है? केरल में होती है। तो केरल में इसका मुख्यालय भी होगा, कहां पर है? बेंगलुरु में है, नोट करते जाइएगा। और अगला है रबर बोर्ड का मुख्यालय। तो रबर बोर्ड के केरल के ही कोट्टयम में है। कहां पर है? रबर बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टयम में है, तो इसका कोट्टयम हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? अंगूर। तो अंगूर का कहां पर है? तो आपके महाराष्ट्र के पुणे में है। महाराष्ट्र के कहां पर है? तो आपके पुणे में है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री संस्करण जो बोर्ड है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपके दिल्ली में है। कहां पर है? राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय तो आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, आओ आइए और भी क्वेश्चन आपके मस्त हैं। अभी टेस्ट भी है, अभी इसमें टेस्ट भी हमने रखा है, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर टेस्ट भी हमने रखा है। चलिए, पीली क्रांति या पीत क्रांति से हम लोग तिलहन को बोलते हैं। गोल क्रांति आलू होता है। रजत रेशा क्रांति कपास होता है। स्वर्ण रेशा क्रांति ये आपका क्या होता है? जूट, जिसे पटसन कहते हैं। सदाबहार क्रांति किसे कहते हैं? तो जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ावा देने के लिए है, जो कि जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए है। एक क्रांति और दी गई है सेफ्रान क्रांति, नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए सेफ्रान क्रांति का संबंध किसे है? केसर उत्पादन से सेफ्रान की है। हरित सोना क्रांति, हरित सोना किसे कहते हैं? तो आपके बांस उत्पादन को कहते हैं। मूंग क्रांति क्या होती है? मूंग क्रांति आपके मोटे अनाज के उत्पादन को कहते हैं। मोटे अनाज में आपका राजस्थान अग्रणी रहता है। और अगला दिया गया है बादामी क्रांति, और बादामी क्रांति है आपकी मसाला से। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? कि सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति आपकी चलाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने अगला दिया गया है। यहाँ पर देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण से और सुधार से। तो पहला पॉइंट आपके सामने दिया है बैंकिंग, कि भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 का था। मतलब कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का या भारत का पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये सन आपको याद रखिए 1770 में। अगला दिया है कि पूर्णतः भारतीय पद्धति से कार्य करने वाला भारत का पहला बैंक कौन था? याद रखिए ये पूर्णतः भारतीय पद्धति से कार्य किया था। ये आपका अवध कमर्शियल बैंक है, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी, है ना। और अगला आपसे दिया है कि भारत का सबसे पुराना बैंक, चलिए याद रखिए भारत का सबसे पुराना बैंक कौन है? तो ये है आपका इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना आपके 1865 में की गई थी, 1865 में की गई थी। और अगला दिया गया है कि पूर्णतः पहला भारतीय बैंक यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक था, याद रखिएगा, जो कि 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इन सबको नोट करिएगा। ठीक है ना। अगला है कि 1806 में पूर्णतः भारत में बैंकों का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित एजेंसी ग्रहों द्वारा किया जाता था। मतलब 1806 से पहले जितने भी कार्य होते थे वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किए जाते थे। ठीक है, अगला दिया गया है, बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा ही लिया है। यहाँ पर कह रहे हैं आपसे यहाँ पर 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। तो इसको भी नोट करिएगा। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला आपसे दिया गया है कि 1862 के बाद सरकार ने इन बैंकों से नोट छापने का अधिकार वापस ले लिया था। याद रखिएगा कि 1862 के बाद सरकार ने इन बैंकों से नोट छापने का अधिकार वापस ले लिया। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि 27 जनवरी 2021 को उपयुक्त तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, अर्थात SBI रख दिया गया। तो देखो कितना अच्छा पॉइंट आपको मिला है। क्या पॉइंट मिला है? यहाँ पर जो आपकी पॉइंट थे कौन? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को क्या किया गया? एक में मिलाया गया और इसका नाम कर दिया गया इंपीरियल बैंक कर दिया गया, जो कि 27 जनवरी 1921 को ये तीनों बैंकों को एक साथ मिला लिया गया था। और
इंपीरियल बैंक का नाम दिया गया। और आगे चलकर यहां पर 1 जुलाई 1955 को यही इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम है एसबीआई। तो याद रखिए, कभी भी पूछे कि एसबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 जुलाई 1955 की स्थापना हुई थी। तो आप समझ गए होंगे कि जो एसबीआई का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट ऐसे लीजिए और इसको आज कम से कम व्हाट्सएप में जरूर लगाइएगा, ठीक है, व्हाट्सएप में इसे जरूर लगाइएगा ताकि ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहां पर देखिएगा, एक आपसे दिया गया है कि बैंकिंग, जो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन कब किया गया, 1931 में, ठीक है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन कब हुआ, 1931 में किया गया। अगला दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो आरबीआई को 1 रुपए के नोट, देखिएगा आरबीआई को 1 रुपए के नोट और सिक्के छोड़कर, देखो 1 रुपए के नोट और सिक्के छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आपके मुंबई में है, ठीक है। और आपसे अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में आरबीआई करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वर्तमान में किस प्रकार की कोष प्रणाली है, भारत में किस प्रकार की प्रणाली है, तो याद रखिए न्यूनतम कोष प्रणाली है, न्यूनतम कोष प्रणाली। ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता भारतीय रिजर्व बैंक में नहीं खोल सकता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि आरबीआई में कौन व्यक्ति खोल सकता है खाता, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आपसे दिया गया है रिजर्व बैंक के क्या है, तो आपके नोट का निर्गमन करना, ठीक है ना। और अगला दिया गया है कि 1 रुपए के नोट के अतिरिक्त सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। सरकार के बैंकों में बैंकर के रूप में कार्य करता है ना, छोटी छोटी बैंकों को ये पैसे देता है, अर्थात सरकार के बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है आरबीआई होता है। विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखना, जो साख नियंत्रण है उस पर नियंत्रण रखना, समाशोधन ग्राहक का निर्माण करना, ठीक है, कार्य करना। अगला पॉइंट जो दिया है उसको नोट करिए, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी, तो देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर ये थी आपके क्या नाम है भैया, के.जे. उदेसी, क्या नाम है, के.जे. उदेसी नाम है, ये भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2021 का आंकड़ा लिया है ना, फरवरी 2021 का ये अंतिम आंकड़ा है। वर्तमान बैंक में जो दर है कौन, तो रेपो दर कितनी है, तो 4% आपकी है, याद रखिएगा। बैंक दर कितनी है, तो 4.2% है। नगद आरक्षित अनुपात अर्थात जो बोलते हैं CRR, ये कितना है, 3% है। रिवर्स रेपो दर अर्थात RR जो आपका है ये 3.35% है। ये आंकड़ा वर्तमान में फरवरी 2021 तक का है, इसको नोट करिएगा और इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिएगा सबसे पूछा जाता है कि 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 को 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब ये बैंकें कौन सी हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा फर्ज था मात्र इस पॉइंट को बताना, ये पॉइंट यही, क्योंकि एग्जाम में यही पॉइंट पूछा जाता है। तो 14 बड़ी बैंकों का 19 हमने बताया था, 19 यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है, 19 जुलाई से, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कि देखो आपकी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। ये कौन बैंक के हैं, तो ये आपके यहाँ पर सामने दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गई कितनी, 14, 6, 20 हो गई, लेकिन यहाँ पर 19 ही बाकी रह गई थी। अब 19 में कौन सी बैंक थी जो आपकी बाहर गायब हो गई, तो 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया था। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया और राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी, तो आपकी यहाँ पर 19 रह गई थी। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो आपकी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी बची है, तो आपकी 12 बची है, याद रखिएगा कितनी है, 12 बची है, क्योंकि अभी हाल ही में विलय हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए निर्यात आयात मतलब निर्यात आयात बैंक, जिसे हम लोग बोलते हैं एग्जिम बैंक। तो देखो एग्जिम बैंक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्यात और आयात बैंक कहते हैं। स्थापना पूछा जाता है 1 जनवरी 1982 को निर्यात आयात अर्थात एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ये एग्जिम बैंक, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वाशिंगटन, सिंगापुर, आदिबजान और हंगरी में भारतीय एग्जिम बैंक के कार्यालय स्थापित हैं। अगर पूछे कि आपके एग्जिम बैंक के जो कार्यालय है कहां कहां पर है, तो आपके वाशिंगटन में है, सिंगापुर में है और आबिदजान में है, हंगरी में भी आपके कार्यालय स्थापित है। इस प्रकार से इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसे हम लोग बोलते हैं IDBI, और ये भी आपसे पूछा जाता है
तो देखिएगा यहां पर दिया है इसकी स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1964 में, जुलाई 1964 में इसकी स्थापना की गई और 1976 में आईडीबीआई स्वामित्व सरकार अर्थात भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। मुख्य कार्य क्या है, अर्थात पूछा जाता है आईडीबीआई का कार्य क्या है, तो आईडीबीआई का कार्य क्या है कि मुख्य औद्योगिक कार्य उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है तथा उद्योगों के विकास में लगी संस्थाओं को बढ़ावा देना है, दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्त की मांग व आपूर्ति में उचित समन्वय स्थापित करना है, भावी औद्योगिक विकास के संदर्भ में प्राथमिकताओं का क्रम निर्धारित है। तो इसको भी नोट करिए अर्थात इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए यहां पर देख सकते हैं बड़ी और मंझली औद्योगिक इकाइयों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर देती है, जो बड़ी हैं और मंझली हैं इनको सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और आगे आते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, यहां पर एक बैंक और दी गई है भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंक, ठीक है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अर्थात जिसे यूटीआई बोलते हैं। अब यूटीआई क्या है तो इसको देखेगा कि 1 फरवरी 1964 ईस्वी को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है तो आपकी मुंबई में है। अगर आपसे बात करते हैं ये संस्था कैसी है तो देखिएगा यहां पर एक पंक्ति आपको दी गई है, वी नो इंडिया वेटर, क्या वी नो इंडिया वेटर, ये भारतीय यूनिट ट्रस्ट संस्था की विज्ञापन पंक्ति है, ठीक है, विज्ञापन पंक्ति है वी नो इंडिया वेटर। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड जिसे बोलते हैं, क्या नाबार्ड बोलते हैं। तो ये नाबार्ड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, या देखिए 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की, ठीक है ना। और इसका कार्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि, लघु उद्योगों एवं कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्वित करने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। तो ये पॉइंट आपसे बहुत पूछा गया है, मतलब हद से ज्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई, तो याद रखिए 12 जुलाई 1982 को की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा जिसे हम लोग एलआईसी कहते हैं, तो याद रखिएगा कि भारतीय जीवन बीमा अर्थात एलआईसी जो कि सर्वप्रथम 1818 में एक ब्रिटिश फर्म के द्वारा कलकत्ता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्थापना की गई थी। सितंबर 1956 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम के तहत 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसका क्या है तो व्यापक प्रसार के साथ जनता से छोटी छोटी बचतों को एकत्र करना इसका कार्य है। अगर बात करें एचडीएफसी की, तो याद रखिए एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1995 में और इसका कार्यालय कहाँ है तो आपके मुंबई में। तो एचडीएफसी बैंक की हुई थी 95 स्थापना, ये आपकी कह सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो आपकी मुंबई में है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा राज्य अर्थव्यवस्था के संयुक्त लक्षण पाए जाते हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के अलावा कौन से देशों की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था आपकी पाई जाती है, नोट करिएगा। और अगर आपसे पूछे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था, तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। किसने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपका है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है, देखिए दिया गया है कि प्रोफेसर लांज ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मिश्रित करने का सुझाव दिया है। अर्थात प्रोफेसर लांज जो थे इन्होंने कहा है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मिश्रित करने का सुझाव दिया था, ठीक है। अगला दिया है कि जिस अर्थव्यवस्था में शेष विश्व में आयात निर्यात संबंध नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। कुल मिला के बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो जब क्या होता है किसी दूसरे देश से ना आयात किया जाता है ना निर्यात किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। और आगे आते हैं, अगला पॉइंट आपका दिया गया है जो कि क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखो हमने कुछ थ्योरी पढ़ाई है और थ्योरी के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आज की क्लास नहीं होगी, अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। हमारा प्रयास है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना पाए। अगर आप हम पर विश्वास करते हो तो हमारा भी विश्वास है कि हम आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स में 2-4 क्लासें और दे देंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत कठिन होते हैं, तो उनको समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, और समय देंगे तभी आप इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। प्रयास किया है, आज बैंकिंग को हमने कवर किया है, बैंकिंग के साथ साथ यहाँ पर देखा बहुत ऐसे पॉइंट को आज कवर कर दिया है। साथ में हमने टेस्ट भी लिया है। स्टार्टिंग में हमने कितने क्वेश्चन का, करीब 40 से 45 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, उसी के साथ थ्योरी भी पढ़ा दिया। अब है बारी आपके फिर से टेस्ट की है, तो ये हमारा टेस्ट आपको कल लगाया जाएगा।